नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में अपना 10 नंबर क्लास लेने जा रहे हैं और इतिहास लेखन परंपरा की 7वीं क्लास है। ये एक क्लास बनने के बाद एक क्लास और होगी, उसके साथ इतिहास लेखन परंपरा की समाप्ति हो जाएगी और हम काल विभाजन की ओर चल पड़ेंगे। तो इसमें हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात हमने पिछली वीडियो में कर ली थी और इस वीडियो में हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमें कुछ मंतव्य लिखने हैं। साथ में अन्य कुछ 5-10 इतिहास ग्रंथ और भी उनके जिनके नाम जानने आवश्यक है, हमें वो पता होने चाहिए। वो पता होने चाहिए, एग्जाम में आता है। जैसे मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करता हूँ 5 मिनट के अंदर दोबारा से, ताकि आपके दिमाग में दोबारा वो लाइनें आए, दिमाग दोबारा चले अपना। तो हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनका जन्म 1907 में बलिया में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने कहा कि शुक्ल की मान्यताओं का प्रबल प्रमाणों और सबल प्रमाणों के आधार पर खंडन करने वाले एकमात्र आलोचक कौन हुए? हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए। ये बात गणपति कहते हैं कि पति की मान्यताओं का खंडन कौन करता है? गणपति कहते हैं कि पति की मान्यताओं का खंडन तो पत्नी ही करती है, गणपति कहते हैं। लेकिन शुक्ल की मान्यताओं का खंडन करने का दम किसी में था तो हजार बार किया होगा हजारी ने। लेकिन ऐसा नगेंद्र नहीं मानते। नगेंद्र कहते हैं कि उन्होंने उनके अंदर एक अहिंसक दृष्टि थी हजारी में कि एक दो जगह को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जगहों पर हजारी ने अपनी बात अवश्य की है, लेकिन उन्होंने शुक्ल की मान्यताओं की धज्जियां नहीं उड़ाई है, क्योंकि उनके अंदर एक दृष्टि थी अहिंसक दृष्टि। तो नगेंद्र जी कहते हैं यह उनकी अहिंसक दृष्टि का ही परिणाम था कि पूर्व में व्याप्त दोषों अवगुणों से अवगत होते हुए भी वे उसमें परिवर्तन नहीं कर सके। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना इतिहास लेखन काल विभाजन शुक्ल के अनुरूप ही किया है, लगभग शुक्ल के अनुरूप ही किया है। इस प्रकार नगेंद्र अपनी बात रखते हैं हजारी के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को लेकर शुक्ल के धारणा का खंडन किया था। कबीर के पक्षपाती कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे। और कबीर के बारे में हजारी कहते हैं कि शुक्ल को लेकर के कि इनका मुँह है, इनकी तुलसी के प्रति इनका मुँह है, कबीर से न्याय करवा गया, कबीर के प्रति न्याय करवा गया, ऐसा हजारी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी को समन्वय का कवि कहा। लोकनायक वही हो सकता है समन्वय की विराट चेष्टा रखता हो। लोकनायक के साथ समन्वय की चेष्टा रखने वाला कहा, समन्वयवादी कवि कहा। लेकिन सबसे पहले लोकनायक ग्रियर्सन ने कहा था तुलसीदास को। और इन्होंने जो इतिहास है, हिंदी साहित्य के इतिहास का वास्तविक प्रारंभ भक्तिकाल से माना है। और एक तरफ जहां शुक्ल युगीन चेतना में बदल देते हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है, उसके आधार पर साहित्यिक प्रवृत्तियां होगी, उसके आधार पर साहित्य लिखा जाएगा, उसके आधार पर कोई चीज का आगाज होगा। जैसे भक्ति को पराजित हिंदू जाति की निराशा की मनोवृत्ति का प्रतिफल माना। मुसलमान आए, भक्ति आई, वो युगीन चेतना थी, लेकिन पहले से भक्ति थी, पहले से ही भक्ति का स्रोता बहा रहा था। जैसे संतों की पृष्ठभूमि तैयार करने में मुख्य काम सिद्धों ने किया और साथ में नाथों ने किया, ऐसा हजारी कहते हैं। तो एक प्रकार से किसी भी बात को परंपरा से जोड़ते नजर आएंगे कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसलिए इनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण परंपरावादी है। क्या है? परंपरावादी है। शुक्ल का ऐतिहासिक दृष्टिकोण युगीन चेतना पर डिपेंड करता है, वर्तमान में क्या हो रहा है उसके आधार पर शुक्ल ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादातर अधिकांशतः। और अधिकांशतः ये हजारी परंपरा की बात को छेड़ते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज कहीं पहले परंपरा में थी, पहले मौजूद थी, अचानक नहीं आ सकती। बात सही है हजारी जी की, बात तो सही है। तो ये दोनों में खास अंतर है कि इनकी चेतना कैसी थी, इनकी कैसी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इन्होंने आदिकाल का प्रारंभ रासो साहित्य से माना है। आदिकाल के प्रारंभ में किसको रखा? रासो साहित्य को। सिद्ध, जैन और नाथ के लिए अलग अध्याय में इनको रखा है। तो शुरुआत में रासो साहित्य माना, लेकिन भक्ति काल से वास्तविक इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। आपसे पूछे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का आगाज कहां से मानते हैं? भक्ति काल से मानते हैं साहब। कि वास्तविक हिंदी साहित्य की शुरुआत कहां से हुई है? भक्ति काल से हुई है। आदिकाल को आदिकाल नाम देने का काम इन्होंने किया। आदिकाल को अत्यंत विरोध और व्याघ्यातों का युग कहा था कि अत्यंत विरोध था, भाषा को लेकर के विरोध था, ग्रंथों की प्रमाणिकता को लेकर विरोध रहा है। और हर प्रकार का विरोध, 6 प्रकार की धाराएं फैल रही थी। अब्बर्स का वे अलग था, जैन अलग थे, सिद्ध अलग थे, नाथ अलग थे, रासो अलग था, बहुत प्रकार के काव्य थे। किसको प्रधान माने? मुझे तो कोई प्रधान धारा नजर नहीं आती। मुझे तो इस काल को आदिकाल कहना ही कुछ समझ जान पड़ता है। कहीं ना कहीं परंपराएं विद्यमान थी, कहीं ना कहीं रूढ़ियां से आबद्ध साहित्य था ये। तो इस प्रकार से हजारी जी ने इसे ये कहा, शुक्ल जी ने कहा कि ये अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल है।
अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल है, यानी कोई मुख्य प्रवृत्ति नजर नहीं आती, अनिर्दिष्ट नजर नहीं आती है। इसे शुक्ल जी ने कहा। शुक्ल जी के बारे में बहुत से विद्वान है। जिनेंद्र एक बात कहते हैं शुक्ल जी के बारे में, याद आ गई तो बता रहा हूं कि शुक्ल जी ने इतिहास को जुटाया है, जगाया नहीं है। शुक्ल जी ने इतिहास को जुटाया है, जगाया नहीं है। जिनेंद्र कहते हैं, जिनेंद्र कहते हैं जुटाया है, जगाया नहीं है। इसी के लिए शुक्ल जी को लेकर नामवर सिंह भी कोट कर देते हैं। नामवर सिंह कहते हैं कि शुक्ल जो है, शुक्ल जी को इतिहास एक पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसे इन्होंने सौ चेतना से अनुप्रमाणित कर साहित्य बना दिया। शुक्ल जी को इतिहास एक पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ है मिस्र बंधुओं से, जिसे इन्होंने प्रमाणित कर, खुद से प्रमाणित करके साहित्य बना दिया, ऐसा नामवर सिंह कहते हैं। अच्छा बताइए, पंचांग में किस किस का नाम लिखा होना चाहिए? पंचांग में तो सबका नाम लिखा हो जाना चाहिए। पंचांग देखते हो आप, पंचांग में सबका नाम होता है, पंचांग में किसी एक का नाम नहीं होता, सबका नाम होना चाहिए। नामवर सिंह कहेंगे, नामवर सिंह कहेंगे। तो बात याद आने पे हमें होनी चाहिए। मैं तभी तो कहता हूं, आप नोट्स बना रहे हो, हर राइटर के बाद जगह छोड़िए। शुक्ल जी के बना दिया, शुक्ल जी के बाद आधा पेज छोड़ दिया, हजारी के बाद आधा छोड़ दिया। जब जब कुछ बात निकल के आती है, उस बात को वहां नोट डाउन कर दीजिए। हो सकता है आप बाद में टेस्ट सीरीज में टेस्ट दें। तो मैं ये नहीं कहता कि हम 100% करते हैं। मान लीजिए हमने 30% किए और उसमें तो 1 या 2% ऐसा आ गया जो हमने नहीं पढ़ा, ऐसा होता है प्राय 1% 2%। आपको लगा कि अच्छा पर्सन है, मुझसे कहीं और से पढ़ा, लगा कि देखा कहीं, आपने कहीं देख लिया अच्छा पर्सन है, किसी ने आपसे पूछ लिया अच्छा पर्सन है, लिखना चाहिए, वहां उसको नोट कर दो। आपका जो विशाल ग्रंथ अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। इसीलिए हर राइटर के बाद जो बड़े राइटर होते हैं उनमें स्पेस जगह छोड़नी चाहिए नोट्स में, अच्छे नोट्स बनाने के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद अगर इतिहास ग्रंथों की बात करें तो एक है विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी का है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, 2007 में पहला प्रकाशन होता है। एक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त त्रिपाठी लिखता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं लिखता, याद रखना। विश्वनाथ त्रिपाठी लिखता है संक्षिप्त इतिहास 86 में, 1986 में। 86 में पता होना चाहिए राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आता है। 86 में ही आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन का आता है। आधुनिक साहित्य का इतिहास इस नाम से एक व्यक्ति और भी कृष्ण शंकर शुक्ल भी लिखता है 1934 में। लेकिन मैं कहूंगा कि यहां पता लग जाना चाहिए कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, हिंदी साहित्य का अतीत है। अब सोचिए, अतीत इलियट की परिभाषा थी कभी, अतीत वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को क्या करता है? प्रभावित करता है। परिभाषा कभी थी, इलियट की थी। ई से शुरू होता है इलियट, विश्वनाथ ई से शुरू होता है, ई वाले को अतीत के साथ जोड़िए, अतीत ई विश्वनाथ ई अतीत कहता है, ऐसे जोड़िएगा। और संक्षिप्त इतिहास और सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और संक्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त सरल दोनों ही लिखता है कौन? विश्वनाथ त्रिपाठी लिखता है। कौन लिखता है? विश्वनाथ त्रिपाठी। वो त्रिपाठी थे जिन्होंने रचनाएं लिखी, क्या? प्रारंभिक अवधि लिखी, और जिन्होंने हिंदी आलोचना रचना लिखी, जिन्होंने जो है लोकवादी तुलसीदास नामक आलोचना लिखी, मीरा का काव्य आलोचना लिखी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य में एक रहे थे विश्वनाथ त्रिपाठी, जो कि 1931 में जन्मते हैं। 1931 में 3-1 में त्रिपाठी आ गए, 3-1 में त्रिपाठी आ गए, 3-1 में त्रिपाठी आ जाते हैं। हजारी के शिष्य थे और अब्दुल रहमान के संदेश रसक का संपादन किया उनके साथ मिलकर के। तो हर एक के बारे में थोड़ा पता हो, इसीलिए विश्वनाथ त्रिपाठी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र में कंफ्यूजिंग होती है रचनाओं को लेकर के। ये प्रश्न आता है, अतीत वाला आया था फर्स्ट ग्रेड में भी, संक्षिप्त इतिहास वाला भी आ सकता है आपके एग्जाम में, मिलान करो में, ऐसा छांटो में सीधा पूछ लेगा। तो संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी लिखता है। कौन लिखता है? त्रिपाठी। संक्षिप्त पढ़ेगा त्रिपाठी, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ना चाहिए, संक्षिप्त पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए? त्रिपाठी पढ़ेगा, संक्षिप्त पढ़ेगा, ज्यादा नहीं पढ़ेगा, सरल पढ़ेगा, कठिन नहीं पढ़ेगा, ऐसे याद रखिएगा। सरल पढ़ेगा त्रिपाठी, पढ़ेगा। त्रिपाठी वो होता है जो पढ़ने वाला होता है, पाठी मतलब पढ़ने वाला होता है, पाठक होता है। पढ़ेगा वो सरल पढ़ेगा,
पढ़ेगा वो संक्षिप्त पढ़ेगा, त्रिपाठी पढ़ेगा। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अतीत में जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है वो कहां जाएगा? अतीत में जाएगा। ये कंफ्यूजिंग अलग हो। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, बाबू को बोध था, बताया मैंने पहले। बाबू गुलाब राय 1952 में, बावन में बोध, 52 में हुआ बोध, बाबू को बोध हुआ 52 में, 1952 में लिखा था, 52 में लिखा था। मेरी असफलताएं फिर निराशा क्यों, उठल हुआ कलब आदि लिखने वाला कौन? बाबू गुलाब राय। बता चुका पहले में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम जब वन में थे, राम के स्वरूप पे क्या दिखाई देती थी? दर्द की संवेदना दिखती थी, दर्द की संवेदना दिखती थी। राम के स्वरूप के ऊपर दर्द की संवेदना का विकास दिखता था। 86 में लिखा था। डॉक्टर बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 86 में लिखते हैं। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 96 में। बहुत इंपॉर्टेंट सन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म लगवाएगा तो ये पूछ लेगा, इसलिए वो सन बता रहा हूं जहां से महत्वपूर्ण चीजें निकल के सामने आती है। हिंदी साहित्य का अतीत मैंने बोला वो दो भागों में आता है, 1959 और 60 में। अतीत आया तो दो भाग में आया एक साथ। एक भाग में अतीत की खोज नहीं हुई होगी मिस्र से, दो भाग में आया, 59 और 60 में आया, 59 और 60 में आया। बात कर रहा था मैं बच्चन की एक रचना है आलोचक और आलोचना। आलोचक और आलोचना, हिंदी आलोचना के बीज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी आलोचना के बीज शब्द, हिंदी आलोचना के बीज शब्द। बीज छोटा होता है, बीज तो पौधे से छोटा होता है, बच्चा भी छोटा ही होता है। आलोचक और आलोचना, आलोचक भी बच्चा होता है, आलोचना भी बच्चा करता है। आलोचक और आलोचना, आलोचक भी बच्चा होता है, आलोचना भी बच्चा करता है। बीज छोटा होता है, छोटा बच्चा होता है। हिंदी आलोचना के बीज शब्द। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 4 रचना तो पता हो कम से कम बच्चन की। चलिए एक एक बात करते हैं, फटाफट देखिए। तो मैं साथ साथ में बातें करता जाऊंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हम पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखते रहिए, सुनते रहिए अच्छे से। जन्म 1907, आगे भी आ जाएगा कभी ना कभी 1907। बाकी चर्चाएं होती रहेगी इस व्यक्ति पे, इंपॉर्टेंट आदमी है, इतिहास में चलता रहेगा। चलिए इन्होंने क्या किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इनके बारे में हम लिखते हैं। इन्होंने क्या क्या लिखा, इनकी रचनाएं हैं, खासतौर पे इनकी रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। फटाफट देखते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। हिंदी भाषा का उद्भव विकास, उदय नारायण तिवारी। उद्भव व विकास, यह नहीं सॉरी, ये बाद में लिखेंगे, पहले हिंदी साहित्य की भूमिका लिखनी है। पहले हिंदी साहित्य की भूमिका लिखनी है। चलिए मैं भूमिका लिखता हूं, ये ग्रंथविनी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका लिखनी है, क्योंकि सन में पहले भूमिका 40 पे आती है। भूमिका 40 साल के थे तब बनाई होगी 1940 में। यह क्या है? हिंदी साहित्य भूमिका इनके निबंधों का संग्रह है। यह मूल इतिहास के निकट नहीं है, यह मूल इतिहास के निकट तो उद्भव विकास है। यह निबंधों का संग्रह है, निबंधों का संग्रह है। कौन सी? हिंदी साहित्य की भूमिका में कहा। हिंदी साहित्य की भूमिका क्या है? यह इनके निबंधों का संग्रह है मित्रों। इसके बाद अगर आगे बात की जाए, अब सुनते रहिए मैं क्या क्या जो चीजें वो लिखेंगे, हम लिखते जाएंगे एक एक करके। यह इन्होंने जो इसमें निबंध लिखे, ये निबंध विश्व भारती नामक एक संस्था थी। निबंध विश्व भारती के छात्रों को हिंदी का सिखाने के लिए लिखे थे। विश्व भारती के छात्रों को हिंदी सिखाने के लिए, छात्रों को हिंदी सिखाने के लिए लिखे थे, या हिंदी का ज्ञान देने के लिए, सिखाने के लिए लिखे थे। बिल्कुल, पहले इनकी तीनों रचनाओं की बात कर लेते हैं, लिखे थे, ठीक है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगला जो रचना है उनका वो कौन सी है साहब? अगली है, मैंने कहा था, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। का उद्भव व विकास, ये 52 में आती है। विकास 52 में। विकास कब हुआ? हजारी ने विकास किया
उद्भव हुआ, विकास हजारों साल चलता रहा, कोई चीज का उद्भव हुआ, उसका विकास हजारों साल चलता रहा। ये कब आया कि सर ये तो आपकी 1952 में, बिल्कुल 52 में आता है। यह क्या है? यह मूल इतिहास ग्रंथ के काफी निकट है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास के काफी निकट है। तो आपसे पूछे कौन सा ग्रंथ हिंदी साहित्य माना जाता है या इनका मूल इतिहास ग्रंथ माना जाता है, कैसे इतिहास से संबंधित पूछे, कैसे ही पूछे, तो ये होगा, ये होगा, यह हिंदी साहित्य के इतिहास के निकट माना जाता है। कि निकट का, वैसे कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा इन्होंने, निकट माना जाता है। जैसे शुक्ल ने लिखा या औरों ने लिखा, वैसे नहीं लिखा, वैसे नहीं लिखा। क्या गया? ठीक है, ये लिखा 52 में इन्होंने लिखा। तीसरा कौन सा है इनका? 3 नंबर का लिखिए, 3 नंबर का हिंदी साहित्य का आदिकाल। 3 नंबर का मित्रों है हिंदी साहित्य का आदिकाल, 53 में। 3 वाला 53 में आता है हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल में 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है आदिकाल। बहुत महत्वपूर्ण तीनों रचनाएं याद रखनी है। सन भी 1953 में लिखा था। ठीक है साहब, ये क्या है? यह इनके व्याख्यानों का संग्रह है, ये भाषणों का कह सकते हो। यह है व्याख्यानों या कह सकते हैं भाषणों का संग्रह है। भाषणों का क्या है? संग्रह है। यह इनके व्याख्यान और भाषणों का संग्रह है, ये मैंने पढ़ लिया। इसके बाद हजारी जी ने वीरगाथा काल या आदिकाल को आदिकाल कहा। अब इसकी अन्य बातें करते हैं, फटाफट देखिएगा। क्या एसपीडी ने आदिकाल को सर्वप्रथम आदिकाल कहा। क्या कहा? आदिकाल कहा। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? इन्होंने कहा। ठीक है साहब, आदिकाल कह दिया। और बताओ, हजारी ने आदिकाल को अत्यंत विरोधों व व्याख्याताओं का युग कहा। आदिकाल को क्या नाम दिया? अत्यंत विरोधों और व्याख्याताओं का युग कहा। आदिकाल को याद रखना, अत्यंत विरोधों व व्याख्यातों का काल कहा। ठीक है, एआरसी ने नोट लगा के लिख लेंगे यहीं पे, साथ में ही पता लग जाएगा, मिक्स नहीं होगा। नोट, एआरसी ने आदिकाल को क्या कहा? अनिर्दिष्ट प्रवृत्ति का युग कहा। प्रवृत्ति का युग कहा। तो ये शुक्ल की बात आ गई, साथ में ही ध्यान रखना नोट, क्योंकि दोनों चीजें साथ याद हो जाएगी, इसलिए लिख दिया मैंने। अब बात की जाए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसपीडी ने हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत भक्ति काल से मानी है। हिंदी साहित्य की वास्तविक, चित्र सही आ रहा होगा, वास्तविक शुरुआत कहां से मानी है? वास्तविक शुरुआत भक्ति काल से मानी है। भक्ति काल से मानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आदिकाल का प्रारंभ रासो साहित्य से माना। आदिकाल का प्रारंभ एसपीडी ने कहां से माना? प्रारंभ रासो साहित्य से माना। रासो आज को नहीं, हजारा साल चल है। रासो साहित्य से माना तथा सिद्धनाथ व जैन साहित्य को अलग अध्याय में रखा है।
नाथ व जैन साहित्य को अलग अध्याय में रखा है, अलग अध्याय में रखा है। मैंने ये बात शायद पहले बता दी होगी, रखा है। तुलसी को क्या कहा है? एसपीडी ने तुलसी को क्या कहा है? लोकनायक कहा, तुलसी के बारे में कहा, तुलसी के बारे में कहा, क्या कहा? लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेष्टा करे। क्या कहा कि लोकनायक वही हो सकता है। कई कह रहे हो सर ये बात यहाँ के बता रहे हो, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का थोड़ा सा मंतव्य जान ले तो अच्छा रहेगा। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेष्टा रखे, समन्वय की विराट चेष्टा रखे, इनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इनका संपूर्ण काव्य किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनका संपूर्ण काव्य क्या है? समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारों किलोमीटर लंबी विराट तो वही होता है जो हजारों किलोमीटर में होता है, विराट चेष्टा है, समन्वय की विराट चेष्टा है। किसके बारे में कही बात? तुलसीदास के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। आगे चलते हैं साहब, आगे और क्या? कबीर के बारे में तुलसी हाँ शुक्ल वाले ने लिखा दी कि कबीर के तुलसी के प्रति इनका मोह है, शुक्ल से कबीर के प्रति अन्याय करवा गया। इनके बारे में गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं, गणपति जी चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा कि इतिहास में शुक्ल की मान्यताओं का सबल प्रमाणों के आधार पर खंडन करने वाले एकमात्र आलोचक हुए। कौन? हजारी। इतिहास में, इन हिंदी के इतिहास में शुक्ल की मान्यताओं का कि शुक्ल की मान्यताओं को सबल प्रमाणों के आधार पर किसी ने खंडित किया तो कौन था वो? इतिहास में शुक्ल की मान्यताओं को सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया, प्रमाणों के आधार पर खंडित करने वाले आलोचक हजारी हैं। कौन है? आलोचक एसपीडी हैं। ऐसा किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। अब एक व्यक्ति है, मैंने बताया था, डॉक्टर नगेंद्र, वो क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि यह जो साहित्य है यह इनकी अहिंसक दृष्टि का परिणाम है। यह इनकी अहिंसक दृष्टि का परिणाम है कि अपने से पूर्व युग के 200 अवगुणों से के प्रति, यानी उनकी जानकारी होने के बावजूद भी इन्होंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह शुक्ल के इनका जो हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन है या रूपरेखा है उसकी, वो शुक्ल के अनुरूप ही है, ऐसा नगेंद्र जी कहते हैं। क्या कहा है नगेंद्र जी ने? कि शायद यह इनकी अहिंसक दृष्टि का परिणाम है। कहा है कि शायद यह इनकी अहिंसक दृष्टि का ही परिणाम है कि अपने से पूर्व पूर्व के दोषों व अवगुणों, पूर्व के दोषों और अवगुणों से क्या होते हुए भी, पूर्व के दोषों व अवगुणों का
उद्घाटन करने के बाद भी, उद्घाटन करने के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। किया तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं किया है, परिवर्तन नहीं किया। यह इसकी नगेंद्र जी की बात मुझे कम पसती है। परिवर्तन नहीं किया तथा इनका काल विभाजन व काल विभाजन व इतिहास की रूपरेखा व इतिहास की रूपरेखा बहुत कुछ शुक्ल के अनुरूप ही है। बहुत कुछ क्या है? शुक्ल के अनुरूप ही है। आप देखिएगा कि अनुरूप है कि इन्होंने हजारी ने खंडन तो किया है, अनुरूप ही है किसका? शुक्ल साहब की मान्यताओं का, लेकिन दो तीन बातों को छोड़ी तो प्रबल नहीं किया। नगेंद्र कहते हैं, नगेंद्र के अनुसार ये बात है कि यह उनकी अहिंसक दृष्टि का प्रतिफल था। अहिंसक दृष्टि किसकी? हजारी जी की, कि वे किसी की धज्जियां उड़ाने में नहीं रहे। लेकिन हजारी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अगर धज्जियां उड़ाई भी थोड़ी बहुत तो हजारी ने उड़ाई है, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो नगेंद्र की बात ध्यान रखने की शायद ये इनकी अहिंसक दृष्टि का परिणाम है कि अपने से पहले दोष और अवगुण का उद्घाटन अवश्य किया है, यहाँ ये दोष है, गलत बात है, सही बात है, लेकिन उसमें परिवर्तन करना नहीं चाहा, परिवर्तन करना नहीं चाहा। क्योंकि कैसे जैसे मान लो भक्ति काल के बारे में डिबेट चली, कैसी भक्ति आई, तो उन्होंने कह दिया कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए और रामानंद। अगर मान लो कि भक्ति आप कहते हो कि मुसलमानों के अटैक से भक्ति आती है, हिंदू जाति निराश हो गई, तो मुसलमान उत्तर भारत में आए थे, भक्ति उत्तर में आनी चाहिए, दक्षिण में कैसे आ गई, ऐसे किया, लेकिन परिवर्तन नहीं किया। ये नहीं कि तुम बिल्कुल गलत हो और हम बिल्कुल सही है साहब, आपकी बात सरासर नाइंसाफी है। एक दो जगह छोड़ दिया जाए भक्ति काल, और अगर मैं कहूं कि भक्ति काल का उदय छोड़ दिया जाए या फिर कबीर छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद हजारी जी शुक्ल के का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनका साहित्य, दोनों का साहित्य एक पूरक साहित्य के रूप में, जो कमियां शुक्ल में थी उनको पूरा किया था किसने? हजारी जी ने। इनका पूरक है, वैसे विरोधी साहित्य है लेकिन पूरक मान करके इसको हमें ध्यान रखना होगा कि पूरक एक दूसरे के दोनों पूरक है, ये तभी हिंदी साहित्य का इतिहास एक बेजोड़ इतिहास बनता है। अगर हजारी शुक्ल को मिला लिया जाए, उनकी बातों को एकजाई कर लिया जाए तो बहुत अच्छा इतिहास बनता है हिंदी का। अकेले शुक्ल से नहीं बनेगा, हजारी से नहीं बनेगा। ये बात आ गई नगेंद्र जी ने। मुझे दो बात याद आ गई, लास्ट में लिखूं या भी लिखूं? चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने और क्या कहा? एसपीडी ने आदिकाल जो था, ने आदिकाल का प्रारंभ कहां से माना है? आदिकाल के प्रारंभ में रासो साहित्य को रखा है, रासो साहित्य को रखा है तथा सिद्ध जैननाथ तथा सिद्ध जैन नाथ को अलग अध्याय में रखा है, को अलग अध्याय में रखा है, में रखा है। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने कर ली। और हजारी जी के बारे में क्या? इन्होंने आदिकाल में मुख्यतः 3 छंद माने। कौन से? दोहा, एक गै पद और एक पदड़िया छंद। दोहा चलता है, शुक्ल जी ने कहा कि प्राकृत में जिससे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से अभ्रस का बोध होता है। शुक्ल के इतिहास की आदिकाल की शुरुआत की लाइन है, आई हुई एग्जाम में आ सकती है, हम बात आगे करेंगे जब दोहा की बात आएगी, यहाँ लिख देंगे। चलो, हजारी जी ने आदिकाल में 3 प्रकार के छंद माने, दोहा, गै पद और पदड़िया बंद कहते थे, आजकल उसको पदरी के नाम से, 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है पदड़िया, जो पदरी छंद के नाम से शुरुआत हुई और बाद में इसको पदड़िया बंद कहा जाने लगा। इसके प्रवर्तक चतुर्भुज, कहीं चतुर्मूर्ख मिलते हैं, चतुर्भुज कहेंगे, एग्जाम में पूछा गया। पदड़िया का प्रवर्तक चतुर्मूर्ख था, पदड़िया का प्रवर्तक चतुर्मूर्ख था, चतुर्भुज था, चतुर्भुज जय बच्चन कहते हैं,
चतुर्भुज है, ये 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है जो बाद में चौपाई छंद के नाम से विख्यात हुआ, और चौपाई 15 मात्राओं का मात्रिक छंद है। तो पदड़िया बंद एक मात्रिक छंद है 16 मात्राओं का, याद रखना है, जिसको इन्होंने पदड़िया बंद का नाम दिया, यहाँ सम्मिलित किया आदिकाल के छंदों में हजारी जी ने। लेकिन पदड़िया बंद के प्रवर्तक चतुर्भुज हैं। कौन है? चतुर्भुज हैं। पदड़िया काट ने, पदड़िया काट गई है, डाक काट गई है, पदड़िया वो बाजगी बारक है, डाक बाजगी, यानी कहना मतलब आपा बाजा तो आपा के काटा पदड़िया काट दिया। चारों दिशाओं में पदड़िया के निकालने चाहिए, चतुर्भुज कहता है। चारों दिशाओं में क्या निकालो? पदड़िया निकालो, चारों दिशाओं में निकालो। चतुर्भुज प्रवर्तक पूछा गया है, तो हमें ध्यान रखना है कि एसपीडी ने क्या किया है। एसपीडी ने आदिकाल में कितने माने हैं? आदिकाल में 3 छंद माने हैं, में मुख्यतः 3 छंद माने हैं। छंद माने हैं, कौन कौन से माने हैं? एक आपका कौन सा? दोहा छंद है। दूसरा इन्होंने कहा कि एक दोहा है, और दूसरा कहा इन्होंने गय पद है, वे पद जो गाए जाते हैं सिद्धों में खास तौर पे गय पद है। और तीसरा इन्होंने कहा पदड़िया, क्या कहा है? पदड़िया बंद, ये माना है। पदड़िया बंद के बारे में बात करते हैं। आदिकाल में इन्होंने मुख्य 3 माने हैं, दोहा, गय, पदड़िया। हम बात करते हैं पदड़िया छंद 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है। इसका नाम पदरी छंद के आधार पर रखा गया। इसका नाम किसके आधार पे? नाम पदरी छंद के आधार पर रखा गया। आधार पर रखा गया है। अब हम बात करेंगे कि पदड़िया या चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। छंद में कितनी होती है? 16 मात्राएं। और एक का क्या है? एक आपका कौन सा है? चौपाई बोल दियो, एक मात्रा रो सही, एन थी, यहाँ लिख दो चौपाई, ऊ छोटो। छंद में 15 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 15। ध्यान रखना। तो कितनी मात्राएं हैं? इसमें 16 होती है, इसमें 15 होती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी जिसे हम चौपाई कहते हैं आदिकाल में, उसका क्या नाम पड़ा होगा? पदड़िया। पदड़िया के प्रवर्तक चतुर्भुज है। ये प्रश्न पूछा गया है, मैंने जब फर्स्ट ग्रेड में अभी कोर्स कराया उसमें लिखाया भी था पहले। पदड़िया का प्रवर्तक कौन है? का प्रवर्तक चतुर्भुज है। कहीं कहीं चतुर्मुख मुख मिलता है, चतुर्मुख, मैं दोनों लिख दिया इंपॉर्टेंट, तो चतुर्भुज है। चतुर्भुज या चतुर्मुख, मूर्ख नहीं, चतुर्मुख, ये हैं प्रवर्तक। चतुर्भुज चारों दिशाओं में पदड़िया काटता है। चतुर्भुज चारों दिशाओं में ही पदड़िया निकालता है, मूर्ख आदमी होगा। ये हमें इस छंद के बारे में थोड़ा पता हो, बेसिक सी बात बताई मैंने। और हजारी जी के बारे में मैंने ग्रंथ बता दी, हिंदी साहित्य के उद्भव का भूमिका, उद्भव विकास और आदिकाल, ये बात कर ली हमने। और क्या बात की जाए? और हजारी जी के साथ साथ हम ARC की 2 बात कर लेते हैं। हजारी जी की बात तो उसको आप ऐसे हमें लिखेंगे नोट डाउन करके। इसके बाद ARC, हजारी जी जो है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बात और लिख लो बस, एसपीडी ने कबीर को भाषा का तानाशाह है, भाषा का तानाशाह है, या भाषा का बादशाह है, या वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर कहा है। सर आगे भी लिखेंगे बिल्कुल यहां, इसलिए कि हजारी के साथ कुछ बातें अटैच हो जाए ताकि आगे दिक्कत ना आए। अब हम बात करते हैं, नोट लगा के लिखना है आपको। 2 बातें शुक्ल जी के साथ लिखिए या यहीं लिखिए, मुझे याद आ गई इसलिए मैं करवा रहा हूं। ARC के बारे में, ARC के बारे में लिखनी है 2 बातें। किस किसकी? एक तो आपकी लिखिए जनेन्द्र की। किसकी? जनेन्द्र का जन्म 1905 में होता है। देखिएगा, जनेन्द्र का जन्म 1905 में होता है। देखिएगा कैसे होता है, 1905 में होता है, 1905
5 में होता है, मुझे जनेंद्र में 5 दिखता है, मुझे जनेंद्र में 5 दिख, मैं यूं इसको यूं करके यूं पलट दूं, इसको यूं करके यूं पलट दूं, 5 आ जाएगा। 5 में जन्मे थे अलीगढ़ के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। जनेंद्र ने क्या कहा कि शुक्ल ने इतिहास को जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल ने इतिहास को जुटाया है, जगाया नहीं। जुटाया है, जगाया नहीं, जगाया नहीं। आप शुक्ल वाले में ऐड कर सकते हो और यहां भी लिख लो, कोई खास बात नहीं, यहां बॉक्स बना के लिख लेना। एक बात नामवर सिंह कहते हैं, नामवर सिंह क्या कहते हैं, नामवर सिंह ने कहा है शुक्ल को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे इन्होंने 100 प्रमाणित कर क्या बना दिया, इतिहास बना दिया। कि शुक्ल को इतिहास एक पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ है। पंचांग कैलेंडर वाला, मिश्र बिंदुओं से पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है। पंचांग में किस किस का नाम होना चाहिए, पंचांग में किस किस का नाम होना चाहिए, हुआ है जिसे शुक्ल ने 100 प्रमाणित कर 100 प्रमाणित कर क्या बना दिया, कर साहित्य बना दिया है। पर क्या बना दिया, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास बना दिया है, इतिहास बना दिया। ऊपर वाली एक लाइन याद रखियो और ना रखियो सी कि शुक्ल को इतिहास किस रूप में प्राप्त हुआ है, पंचांग। पंचांग में नाम मिलेगा नामवर का, पंचांग में नाम मिलेगा नामवर का। और जय जनेंद्र ने जय जुटाया, जय जगाया, जय जनेंद्र ने जय जुटाया, जय जगाया, जय जनेंद्र ने जगाया। याद रखिएगा, ये बात अलग से आपको मेंशन रखनी है शुक्ल साहब की, क्योंकि शुक्ल जी की बात याद आती है तो कहीं भी आ जाए करनी चाहिए। शुक्ल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रश्न देके जाते हैं, इस बात का आपको अंदेजा यानी होना चाहिए कि वास्तव में शुक्ल जी के बारे में हमें बात ध्यान रखनी है। ये शुक्ल जी के बारे में 2 बातें याद आई, मैंने बताया। आगे चलते, अब बात करते हैं अन्य की। क्या, कुछ इतिहास ग्रंथ और देखते हैं, जैसे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिख लेते हैं। क्या, संक्षिप्त, कंफ्यूजिंग नहीं होना है, संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त होगा पढ़ेगा ज्यादा, छोटी संक्षिप्त को ज्यादा पढ़ते हैं पाठक, त्रिपाठी पढ़ते हैं। सरल होगा ज्यादा पढ़ेंगे। संक्षिप्त इतिहास, ये जो आया इसको बाद में लिखने वाला कौन था, विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रसाद नहीं, विश्वनाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी 3-1 में जन्मा था, त्रिपाठी 3-1 में जन्मा था, हजारी का शिष्य था। विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या लिखा, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये लिखा, जो कि 86 में प्रकाशित होता है, 1986 में। ठीक है साहब। और क्या लिखा इन्होंने, और इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, सुबोध नहीं सरल है, हिंदी साहित्य का क्या है, का सरल इतिहास, सरल इतिहास। ये भी किसका है, सरल इतिहास। पढ़ेगा वो सरल चीज पढ़ेगा, जटिल नहीं पढ़ेगा। त्रिपाठी पढ़ेगा वो सरल पढ़ेगा, जटिल नहीं पढ़ेगा। ये भी किसका है, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। सरल 7 में आ गया, सरल 7 में आ गया, 1907 में आ गया। ये बात हुई। अब बात करते हैं, मैं कहूंगा कि विश्वनाथ त्रिपाठी एचपीडी के शिष्य थे। 1931 जन्म हुआ था, 3-1 में जन्मे त्रिपाठी 3-1 में जन्मा था। ऐसे पता लग जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनका जन्म 1931। एसपीडी के शिष्य रहे, तो क्या किया इन्होंने, विश्वनाथ त्रिपाठी ने एसपीडी के साथ मिलकर क्या किया, साथ मिलकर संदेश रासक का संपादन किया। संदेश रासक किसकी रचना, अब्दुल रहमान की, जिसको हजारी हिंदी का पहला कवि मानता है। एसपीडी के साथ मिलकर क्या किया, संदेश रासक का संपादन किया। संदेश रासक का संपादन किया है किसने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। देगा हजारी के साथ मिलकर किसने जो है संदेश रासक का संपादन किया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी आएगा, त्रिपाठी भी आएगा।
दोनों आएंगे, मिक्स हो जाएगा नहीं। किसने? विश्वनाथ त्रिपाठी। वही करेगा संपादन जो पढ़ेगा ज्यादा। त्रिपाठी पढ़ता बहुत है, संक्षिप्त पढ़ता है, सरल पढ़ता है। त्रिपाठी संक्षिप्त पढ़ता है, सरल पढ़ता है। और संदेश राशक जो है, संदेश पढ़ा किसने? त्रिपाठी ने हजारे के साथ मिलकर पढ़ा। हजारे के साथ मिलकर पढ़ा, ये बात पता हो। इनकी अन्य रचनाएं किसकी? विश्वनाथ, जल्दी से लिख देता हूं मैं, विश्वनाथ त्रिपाठी की रचनाएं की आलोचनाएं कह दो, चाहे रचनाएं कह दो। रचनाएं याद हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं। कौन कौन सी है देखिएगा, कौन कौन सी है। एक तो मैं कहूंगा इनकी है प्रारंभिक अवधि नाम से। किसकी नाम से है? प्रारंभिक अवधि। प्रारंभिक अवधि में त्रिपाठी पढ़ता बहुत होगा। प्रारंभिक अवधि लिखा। और क्या लिखा इन्होंने? लोकवादी तुलसीदास लिखा। और हिंदी आलोचना, प्रारंभिक अवधि। और शुरू में पढ़ेगा, पढ़ी प्रारंभ में, प्रारंभिक अवधि शुरू में पाठक ने, त्रिपाठी ने पढ़ी, तो साथ साथ में हिंदी की आलोचना भी की, हिंदी आलोचना। और लोकवादी तुलसीदास, इंपॉर्टेंट है, लोकवादी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास शुक्ल की आलोचना है, लेकिन लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी की है। तुलसीदास। और क्या लिखा? मीरा का काव्य, मीरा का काव्य, ये चीज है। लेकिन लोकवादी तुलसीदास को नहीं भूलना है, ध्यान रखना। लोकवादी तुलसीदास किसकी है? त्रिपाठी की है। इस लोक में जो आलोचना करता है, जो प्रारंभ में पढ़ता है, वो त्रिपाठी पढ़ता है। ये बात हमें पता लग जानी चाहिए मित्रों। अब बात कर लेते हैं लास्ट में आगे क्या। अब आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रसाद मिश्र, आप सोचिए, ऐसा हम इतिहास परंपरा कर रहे हैं, कौन सा इतिहास ग्रंथ हमसे बच के जाएगा? कौन सी रचना हमसे असुमिलित नहीं हो पाएगी? कौन सी हम सुमिलित नहीं छाट पाएंगे? सब छाटेंगे। क्या लिखा इन्होंने? हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत लिखा। हिंदी साहित्य का जो अतीत है वह दो भागों में आता है। अतीत भाग कितने हैं? भाग इसके दो। कब कब आते हैं? 1959 और 1960, दो भाग हैं। 1959 का और 1960 का, दो भाग नहीं पूछेगा। ये पूछेगा अतीत किसका है, तो संक्षिप्त और सरल त्रिपाठी का है। संक्षिप्त सरल त्रिपाठी है, बाकी ये है। ये हो गया। अब मैं बात कहूंगा कि इन्होंने संपादन कर दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब और बात करें तो हम बात कर लेते हैं किसकी? हम बात करते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी की। उन्होंने क्या लिखा? राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम के स्वरूप पे संवेदना दिखाई देती है कि नहीं देती? राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986 में। क्या लिखा? हिंदी साहित्य, फटाफट देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इतिहास नहीं, और संवेदना का विकास है। संवेदना का विकास, शुक्ल के शकल पे संवेदना। राम स्वरूप जो है, राम के स्वरूप की क्या होना चाहिए? राम के स्वरूप पे क्या दिखनी चाहिए? संवेदना, संवेदना दिखनी चाहिए। विकास 1986 में। ठीक है साहब, और बताओ। अब आता है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। सब जानते हैं, बाबू गुलाब राय जन्मे। बाबू गुलाब राय का जन्म 1888 में होता है। गुलाब राय ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, बोध 52 में, बाबू 52 में। हिंदी साहित्य का, हम इतने रचनाओं के सन देख रहे हैं, कोई रचना का क्रम से पूछेगा तो भी कर लेंगे। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, वैसे सन ये ना याद हो तो भी काम चलेगा, ना याद हो तो भी काम चलेगा सन। सुबोध इतिहास बोध 52 में। कब आया था? 1952 में। हम कर चुके हैं बात, 1952 में आता है। इसके बाद बताओ सी, और राइटर, और राइटर लिख लो डॉक्टर बच्चन। क्या लिख लेते हैं? डॉक्टर बच्चन। वैसे तो बहुत है, अगली क्लास में सब आएंगे 20-25। डॉक्टर बच्चन, इन्होंने क्या लिखा? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम, हिंदी साहित्य का इतिहास। 1986, 1986, ये भी 86 में है। संवेदना का विकास भी 86 में है, 86 में है। और 96 में क्या लिखा इन्होंने? एक तो ये लिखा, और दूसरा क्या लिखा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, प्रसिद्ध है ये, इसका सन याद रखना होगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा बच्चन लिखता है, हरिवंश राय बच्चन नहीं लिखता। दूसरा इतिहास दूसरा बच्चन लिखता है, हरिवंश राय बच्चन नहीं लिखता। ये 96 में, 86 के 10 साल बाद 96 में, पहला 86 में, दूसरा 10 साल बाद 96 में, पहला 86 में, दूसरा 96 में, पहला 86 में, दूसरा 96 में। ये बात पता होनी चाहिए साहब।
आप सुनते जाइए। और इसी नाम से आधुनिक हिंदी का इतिहास नाम से भी जो है, आधुनिक हिंदी का इतिहास या आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से 1934 में भी कर्षण शंकर शुक्ल ने भी लिखा। कोई खास बात नहीं, छोड़िए उसको, छोड़िए उसको। अब बात करते हैं बच्चन की। और रचना है क्या? बच्चन की आलोचना है दो। बच्चन की दो आलोचनाएं हैं। कौन कौन सी है? खास तौर पे अभी दो बता रहा हूँ, बाकी बाकी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि साथ साथ पता लग जाना चाहिए कि दो दो बातें, वहां सब कुछ नया ना मिले, आगे सब कुछ नया ना मिले। बच्चन ने क्या लिखा? क्या लिखा? आलोचक और आलोचना दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आलोचक और आलोचना, और आलोचना हो गया। एक लिखा हिंदी आलोचना के बीज शब्द। क्या लिखा? हिंदी आलोचना के बीज शब्द लिखा। हिंदी आलोचना के बीज शब्द। बीज बच्चा ही बोता है। बीज छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, बड़ा होने पे पौधा बनता है, पेड़ बनता है। बीज छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है, बच्चा ही आलोचक होता है, बच्चा आलोचना करता है। बच्चा ही आलोचक होता है और बच्चा ही आलोचना करता है। बीज छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है। इसलिए ये दो इनके ग्रंथ हमें पता होने चाहिए अलग से। और बताइए सर, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त आ गया, सरल आ गया, सुबोध आ गया, अतीत आ गया, संवेदना का विकास आ गया, दूसरा इतिहास आ गया, ये अन्य रचनाएं आ गई। अब बात कर लेते हैं हरदेव बहारी, प्राकृत साहित्य का इतिहास। हरदेव बहारी ने क्या लिखा? दो तीन और खाली पेज इसलिए बता रहा हूं। हरदेव बहारी ने क्या लिखा? प्राकृत साहित्य का इतिहास। प्राकृत बताइए, हिंदी से थोड़ी सी बाहर की बात है कि नहीं? प्राकृत हिंदी की थोड़ी सी बाहर की बात है। प्राकृत भाषा, प्राकृत साहित्य का इतिहास, प्राकृत भाषा हिंदी साहित्य के बाहर की बात है थोड़ी सी, इसलिए बाहरी करेगा। हिंदी से बाहर की बात, थोड़ी सी बाहर की बात बाहरी करता है। बाहरी थोड़ी बाहर की बात करता है, हिंदी की बात नहीं करता, प्राकृत की बात करता है। प्राकृत साहित्य का इतिहास। तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान का है। एक व्यक्ति है इंद्रनाथ मदान, इनमें कोई क्रम नहीं, जो याद है लिख दो। इंद्रनाथ मदान क्या है? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मैं मदान ने मैं मॉडर्न लिखा। मॉडर्न 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 हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, लिटरेचर लिखा। मैं मॉडर्न मैं मदान लिखता है। मैं मॉडर्न मैं मदान, मैं मॉडर्न मैं मदान, याद रखिएगा। मैं मॉडर्न मैं मदान, मदान लिखता है। और भी है क्या सर? एक दो की बात और कर लेते हैं लास्ट में। एक दो कौन से करें? मैं कहूंगा आपसे कि हम यहाँ और अगर ग्रंथों की बात करें तो हमारे साथ साथ और व्यक्ति जो हम बात करेंगे, एक गुलेरी ने क्या लिखा पुरानी हिंदी 1921 में? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी क्या लिखता है? गुलेरी जी ने क्या लिखा? क्या? पुरानी हिंदी नाम से, पुरानी हिंदी 1921 में लिख दिया था। इसलिए उत्तर वर्ष को क्या कहा था? उत्तर वर्ष को इन्होंने पुरानी हिंदी कहा था। पुरानी हिंदी जो थी, पुरानी थी या 21 थी? और 21 थी या पुरानी थी? और 21 थी। 1921 में आ गया गुलेरी का पुरानी हिंदी आता है। एक है उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम कहाँ थे? उत्तरी भारत में थे। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य है प्रभुदयाल मित्तल का, मित्तल चीतल। तो हम एक बात और लिख देंगे भी, दो लिख देंगे। क्या? परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम है ये। परशुराम जो आपको पता राजस्थान में है ना, परशुराम चतुर्वेदी। लास्ट बता रहा हूँ आपको दो में, बाकी कल के वीडियो में पूरे कर देंगे हम, जितने भी 15-20 आएंगे, जो भी आएंगे पहले याद करेंगे फिर लिखेंगे। और एक आपका लिखना है क्या? प्रभु दयाल मित्तल, प्रभु दयाल मित्तल। इन दोनों की रचना लिखिए फटाफट, बस इतना ही काम है आज। तो कौन कौन से इनकी रचनाएं? उत्तरी भारत की संत परंपरा, कोई सन काम का नहीं, रचना पता हो। उत्तरी भारत की संत परंपरा। उत्तरी भारत के संतों में कौन था? परशुराम था। उत्तरी भारत की संत परंपरा, उत्तर भारत में संतों में कौन था? परशुराम था। ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रखिए कि उत्तर भारत में संतों में कौन था? परशुराम था। उत्तर भारत के संतों में परशुराम था। परशुराम तो हमारे यहाँ थे ही, परशुराम थे ही राजस्थान में, उत्तर भारत में थे ही। प्रभु दयाल मित्तल, चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, इन्होंने लिखा क्या? चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य बता चुका हूं मैं। तो ये हमारा हो गया और उसका साहित्य, और उसका साहित्य। ये इतने ग्रंथ हमने कर लिए। अब आगे वाले वो, ये जैसे मैं लिख रहा हूं एक एक नाम, यही हमको लास्ट परंपरा में देखना है। लास्ट नाम पढ़ने हैं। 2-4 का सन, ओझल नाली का इतिहास, निर्जा माधव है, आधा इतिहास सुमन राजे है, वो पढ़ेंगे सारी हम। कुछ इतिहास ग्रंथ ऐसे भी हैं जो हमने अभी तक नहीं देखे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहासों का इतिहास किशोरीलाल गुप्त लिखते हैं, इतिहासों का इतिहास। तो बहुत सब बातें पढ़ेंगे। अभी हमारी क्लास पूरी होगी, समय हो गया, फटाफट रिवाइज देखते हैं, देखिएगा।
बीच में पेज खाली कैसे चले गए, यूं थोड़ी हो सकता, खाली बन गए, चलिए कोई बात नहीं। ये लो, जन्म 1907 में होता है। इसके बाद फटाफट देखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी है। कब लिखी? 1940 में। यह निबंधों का संग्रह है। भूमिका में निबंध है, भूमिका में बांधा गया निबंधों को, भूमिका में बांधा गया है निबंधों को। निबंध विश्व भारती के छात्रों को हिंदी सिखाने के लिए लिखे थे भूमिका वाले। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 52 में, मूल इतिहास के काफी निकट है ये। उद्भव और विकास होगा, हिंदी का उद्भव भी होगा, हिंदी का विकास होगा, तो आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल आएगा ही। तो मूल इतिहास के निकट हो गया कि नहीं हो गया? होना भी चाहिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा हुआ है 53 में, 3 वाला लिखा हुआ है, कहीं भी 52 मिलेगा, 53 सही है। ये व्याख्यानों का संग्रह है। आदिकाल में भाषण दिए थे, पुराने भाषण देता है कौन? ये एसपीडी ने आदिकाल को सर्वप्रथम आदिकाल कहा। आदिकाल को आदिकाल इन्होंने कहा था। आदिकाल को अत्यंत विरोध व्याज्ञताओं का युग कहा था। और नोट एआरसी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट प्रवृत्ति का काल कहा था। अनिर्दिष्ट वो होता है जो दिखाई ना दे, शुक्ल की शकल दिखाई नहीं देती थी। मैं अगर बात करूं कि अब ध्यान रखना, मैंने लिखा नहीं होगा, एसपीडी की दृष्टि क्या है? परंपरावादी दृष्टि क्या है? परंपरावादी। मैं बता चुका हूं आपको पहले व्याख्यान में, परंपरावादी है। तो शुक्ल की, तो एआरसी की क्या है? युगीन चेतना। एआरसी ने किस पे बल दिया? एआरसी की युगीन चेतना है, युगीन चेतना पर बल दिया है शुक्ल ने ज्यादा। युगीन चेतना, परंपरा को ज्यादा महत्व हजारी देते हैं, ये बात आप लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्लस क्यों होता है? आप सोचिए, आगे देखिए। एसपीडी ने हिंदी साहित्य का वास्तविक शुरुआत कहां से मानी है? भक्ति काल से मानी है, याद रखना। आदिकाल का प्रारंभ रासो साहित्य से माना, और सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को अलग अध्याय में रख दिया किसने? हजारी ने। एसपीडी ने तुलसी के बारे में क्या कहा? लोकनायक वही हो सकता है समन्वय की विराट चेष्टा करी। इनका संपूर्ण काव्य समन्वय की क्या है? विराट चेष्टा है। इसके बाद गणपति कहते हैं इतिहास में शुक्ल जी की मान्यताओं का सबल प्रमाणों के आधार पर किसी ने खंडन किया तो वो हजारी थे। हजार बार किया होगा। नगेंद्र, शायद ये उनकी अहिंसक दृष्टि का परिणाम है कि वे अपने पूर्व में जो दोष और अवगुण थे उनका उद्घाटन करने के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया, और इनका इतिहास का काल विभाजन, इतिहास की रूपरेखा आदि शुक्ल के अनुरूप ही है, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। एसपीडी ने आदिकाल के प्रारंभ में रासो साहित्य रखा, दोबारा लिख दिया, चलो कोई नहीं। आदिकाल में मुख्य 3 छंद है, दोहा, गे और पदड़िया। 16 मात्राओं का एक मात्रिक छंद है, याद रखना। इसका नाम पदड़ी छंद के आधार पर रखा गया। पदड़िया आजकल हम चौपाई कहते हैं। 16 मात्राएं चौपाई, और चौपाई में 15 मात्राएं होती है, ये हमारे लगता है इसलिए पता हो। पदड़िया का प्रवर्तक चतुर्भुज या चतुर्मुख है, ये प्रश्न आया हुआ है। एसपीडी ने कबीर को भाषा का तानाशाह, भाषा का बादशाह, वाणी का डिक्टेटर कह दिया। एआरसी के बारे में 2 बातें, जैनेन्द्र 5 में जन्मते हैं, वहां लिखा हुआ है। शुक्ल ने इतिहास को जुटाया है, जगाया नहीं। जय जुटाया, जय जैनेन्द्र, जय जगाया। नामवर सिंह शुक्ल को इतिहास एक पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ, पंचांग का नाम प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास 86 में। त्रिपाठी कम पढ़ता है, संक्षिप्त पढ़ता होगा, सरल पढ़ता होगा। 7 वाला सरल में लिखा, 7 में सरल लिखा। संक्षिप्त पढ़ता होगा, सरल पढ़ता होगा, त्रिपाठी पढ़ता होगा। त्रिपाठी 3-1 में जन्मा था, हजारी का शिष्य था। इनके हजारी के साथ मिलकर त्रिपाठी ने क्या किया था? संदेश शासक का संपादन किया। प्रश्न आ सकता है, विश्वनाथ त्रिपाठी की रचनाएं कौन से? प्रारंभिक अवधि है, लोकवादी तुलसीदास है, और हिंदी आलोचना है, और इनकी मीरा का काव्य आलोचनाएं हैं, छोड़िए इनको। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा। अतीत 2 भाग में था, 59 और 60 में आया। राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम के स्वरूप पे संवेदना आनी चाहिए। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास हो गया 86 में। बाबू गुलाब राय सुबोध, बाबू को बोध था, सुबोध था, बोध था, 52 था। बच्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास या आधुनिक हिंदी का इतिहास ऐसे भी आता है, 86 में लिखा। कब लिखा? 86 में। 10 साल बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 10 साल बाद दूसरा लिखता है। 86 के 10 साल बाद 96 में दूसरा लिखता है। बच्चन, आलोचक आलोचना, बच्चा आलोचक होता है, बच्चा आलोचना करता है। बच्चा बीच छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है। हरदेव बहारी हिंदी से बाहर की बात कर जाएगा, प्राकृत साहित्य का इतिहास बाहर की बात करता है बहारी। इन्नाथ मदान, मैं मॉडर्न हिंदी लिटरेचर लिखता है। गुलेरी इतिहास दिवाकर के नाम से प्रसिद्ध था, शुक्ल से 1 साल पुराना था, पुरानी हिंदी कहा गया। उत्तर वर्ष को क्या कहा गया? पुरानी हिंदी। ये पुरानी हिंदी पुरानी थी या 21 थी औरों से? ये पुरानी हिंदी पुरानी नहीं, लोगों से 21 थी। परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परंपरा। परशुराम संत थे, वो उत्तरी भारत में ही थे। उत्तरी भारत में संत कौन? परशुराम थे। मित्तल चित्तल चैतन्य संप्रदाय उसका साहित्य है। मित्तल चित्तल क्या लिखते हैं? चैतन्य। उत्तर में परशुराम था, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है मित्रों। हम अगली क्लास से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।